हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से आपके सामने मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत। उसी का सेकंड पार्ट यानी समय अवधि के आधार पर जो लागतों को बांटा गया है 3 आधारों पर। आपको मैंने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है कुल लागत के 2 भाग है, कुल परिवर्तनशील और कुल स्थिर लागत। औसत लागत के 2 भाग है, कुल स्थिर लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत और सीमांत लागत अपने आप में अलग दे रखी है। देखिए, जो पहले वाला टॉपिक मैंने बताया था, किताबों की परिभाषाओं के अलावा भी मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी कि जब सारणी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो यहां तक तो आपका जो सही था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कि हम कैसे औसत लागत की जो परिभाषा आपकी किताब में दे रखी है उसके बेस पर और जो एक परिभाषा अलग से बनती है औसत लागत की, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत भी बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग औसत लागत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उत्पादन की जो प्रति इकाई लागत होती है, प्रति इकाई लागत। देखिए, यहाँ याद क्या करना होता है कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत बराबर औसत लागत। ये तो एकदम शॉर्ट परिभाषा जो आपकी एडवांस किताबों में दे रखी होती है। यहाँ आपको जो 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उसमें इसकी परिभाषा नहीं मिलेगी। यानी उत्पादन की प्रति इकाई लागत ही औसत लागत कहलाती है। ये तो शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है। और इसके अलावा जो आपकी किताबों में परिभाषा दे रखी है वो आपके सूत्र के बेस पर दे रखी है। जैसे यहाँ सूत्र लिखा है मैंने AC बराबर TC बटे Q। यहाँ मैंने कहा है कि TC का अर्थ होता है कुल लागत, जो कि आपके पिछले टॉपिक में अपने पढ़ चुके हैं। सेकंड दे रखा है Q बराबर उत्पादित इकाई है। यानी कहने का मतलब है कि यदि कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको औसत लागत प्राप्त होती है। देखिए, यही दे रखा है, कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग दिया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होगी? औसत लागत। अब देखिए, यहाँ केवल सूत्र लिख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हम लोगों ने जो सूत्र लिखा है वो क्या सही है या गलत है, उसको हम लोग सारणी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पहले से ही सारणी दे रखी है। क्या यह लागतें सही दे रखी है, नहीं दे रखी है? यानी हमारा सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र है हमारा TC बटे Q। अब देखिए, TC बटे Q, यहाँ Q भी दे रखा है यानी उत्पादित मात्रा दे रखी है और TC भी यानी कुल लागत भी दे रखी है। यहाँ फर्स्ट जो दे रखा है 100 बटे 0 बराबर क्या होगा? 0 ही होगा। अगर 100 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट जो दे रखा है TC बटे Q, वही परिभाषा सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट 200 बटे 1 बराबर कितना आएगा? तो 200, ये सही है। सेकंड दे रखा है 280 बटे 2 बराबर 140, तो ये भी सही है। इसी प्रकार 340 बटे 3 बराबर 113.3। फिर 444 में 4 का भाग लगा 110 आ जाएगा। 560 में 5 का भाग लगाएंगे 112 और 700 में 6 का भाग लगाएंगे तो 116.7 आ जाएगा। तो ये जो हमारा सूत्र है वो क्या है? सही है। अब यहाँ मैंने इसका जो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा, इसकी व्याख्या कैसे होगी, तो आपको पता है कि हमेशा मैंने पहले भी कहा है कि OX पर हमेशा उत्पादन की मात्रा दे दी जाएगी और OY पर हमेशा जिसको हमें ज्ञात करना होता है वो दे रखा होगा। जैसे आगम हो सकती है, लागत हो सकती है, उत्पादित मात्रा हो सकती है, उत्पादन की मात्रा हो सकती है, इनको दर्शाया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, Q हमारा दे रखा है, उत्पादन मात्रा जो दे रखी है 0 से 6 है तो हमने पैमाना भी 1 का लिया है OX पर। और AC हमारा हाईएस्ट दे रखा है 200, तो यहाँ पर हमें यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर भी पैमाना हमें कितना लेना है? 200 का ही लेना होगा। तो देखिए, 200 का पैमाना मानते हैं तो 25 का पैमाना लेंगे हम लोग। तो यहाँ 25, 50, 75, 100, 125, 150 और 150 के बाद 175 और यहाँ आ जाएगा आपका 200। अब देखिए, यहाँ 0 पर कुछ नहीं दे रखा होता है, 1 पर 200, तो ये 1 दे रखा और 1 पर 200, इस प्रकार से पॉइंट डाल देंगे। फिर 2 पर 140, 2 पर 140, तो यहाँ पर 2 पर 140, 3 पर कितना दे रखा? 113, 3 पर 113,
और 4 पर दे रखा है 110, तो 4 पर आपका 110 आ जाएगा। और 5 पर कितना दे रखा है 112, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 112। और 6 पर 116, तो ये 6 पर 116। इस प्रकार से आपका एसी वक्र बनकर तैयार हो जाएगा। यानी ये अर्ध चंद्रमाकार होता है। जिस प्रकार आधा चंद्रमा दिखता है उसी प्रकार अर्ध चंद्रमा का रूप लिए होता है। यही अगर व्याख्या भी करते हैं तो ओ एक्स पर उत्पादित इकाइयां दे रखी है, ओ वाई पर लागत दे रखी है। प्रारंभ में औसत लागत बढ़ती है और धीरे धीरे ये घटना प्रारंभ हो जाती है और एक स्थिति के पश्चात पुनः यह बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। हाँ, देखिए अब सेकंड आती है औसत स्थिर लागत। अब देखिए औसत स्थिर लागत के अंदर देखा जाए तो कुल लागत और औसत स्थिर लागत में देखा जाए परिवर्तन कितना होता है कि अगर कुल औसत लागत देखा जाए तो उसमें कुल लागत में भाग उत्पादित इकाइयों का लगाया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाना है। यानी जो कुल लागत दे रखी है उसमें उत्पादित इकाइयों का भाग लगाया जाता है तो आपको औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। यानी जब कुल स्थिर लागतों को उत्पादित इकाइयों से भाग दे दिया जाता है तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। यही सूत्र दे रखा है एएफसी बराबर यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसमें अगर देखा जाए तो टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। यही देखिए इस सूत्र को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ सारणी पहले से दे रखी है यानी क्वांटिटी दे रखी है उत्पादित मात्रा और टीएफसी दे रखा है यानी टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो एएफसी यानी प्राप्त हो जाएगी औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। 10 का 100 में 100 का 10 0 में भाग लगाएंगे तो 0 आएगा और इसका 100 में 1 का भाग लगाएंगे 1 का भाग लगाते हैं तो 100 आते हैं और 100 में फिर 2 का भाग लगाएंगे 50 आएगा। और यहाँ 100 में 3 का भाग लगाते हैं तो 33.3 और 100 में 4 का भाग लगाते हैं 25, 100 में 5 का भाग लगाते हैं 20 और 100 में 6 का भाग लगाते हैं 16.6। तो इस प्रकार से ये आपका एएफसी निकल के आ जाता है। यानी कहने का मतलब है आपका ये सूत्र भी सही है। अब देखिए इसको सारणी में तो दर्शा दिया है लेकिन अब इसका रेखा चित्र कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर दे रखा है क्वांटिटी मैंने कहा है ओ एक्स पर हमेशा उत्पादित मात्रा, ओ वाई पर हमेशा लागत आएगी। देखिए ओ एक्स दे रखा है, ओ दे रखा है यानी सॉरी क्यू दे रखा है, क्यू में 0 से 6 तक की गिनती लिखी है तो पैमाना भी 1 का ही मानेंगे। और यहाँ पर एएफसी जो हमें ज्ञात करना है उसका हाईएस्ट संख्या कितनी है 100, तो यहाँ हमने 20 का पैमाना माना है। अब 20 का पैमाना जो माना गया है उसके आधार पर देखिए 0 पर 0 रहा कोई तकलीफ नहीं है, 1 पर 100 यहाँ 1 दे रखा है तो यहाँ पर 1 पर 100 पे डॉट कर दिया है। 2 पर कितना दे रखा है 50 दे रखा है तो 2 पर 50 पर डॉट कर दिया है। 3 पर कितना दे रखा है 33.3 तो 3 पर 33.3 पर डॉट कर दिया है। 4 पर 20 तो ये 4 पर 20 कर दिया है। और 5 पर कितना 16.6 25 पे था 3 और 4 पर 25 था 4 पर 25 दे रखा है, 5 पर 20 दे रखा है और 6 पर 16.3 दे रखा है। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों को हम लोग क्या कर देंगे मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा एएफसी। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं यानी कुल स्थिर लागत में कुल स्थिर लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाते हैं सीधा ही। यानी कुल स्थिर लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाएं तो औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। और औसत लागत प्राप्त करनी है तो कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाना है, सीधा याद रखना है। कुल याद करना तो कुल का उत्पादित इकाइयों में और इस कुल औसत स्थिर का लागत का करना है तो कुल और स्थिर लागतों में उत्पादित इकाई को भाग लगाएंगे तो औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ देखिए थर्ड जो लागत आती है वो आपकी है औसत परिवर्तनशील लागत। देखिए वही जैसे हमने कुल औसत लागत को ज्ञात किया है, औसत स्थिर लागत को ज्ञात किया है, उसी प्रकार जैसे देखिए औसत लागत को हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया कि कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाया। औसत स्थिर को कैसे ज्ञात किया कि कुल स्थिर लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाया। उसी प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत को भी ज्ञात किया जा सकता है कि कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग लगाया जाता है तो आपको औसत परिवर्तनशील लागत
प्राप्त होती है। देखिए यही वो जो दे रखा है कि जब कुल परिवर्तनशील लागतों में उत्पादित इकाइयों का भाग दे दिया जाए तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। सूत्र भी यही रहा है, एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बटे बराबर टीवीसी बटे क्यू, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का में उत्पादित इकाइयां यानी जो आप उत्पादन कर रहे हैं उन इकाइयों का उसमें भाग लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। तो इस सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो वो भी यही दे रखा है, 0 से 6 तक क्वांटिटी दे रखी है, टीवीसी दे रखा होगा यानी क्वांटिटी में टीवीसी में क्वांटिटी का भाग लगा दिया जाएगा तो एवीसी प्राप्त हो जाएगा। देखिए 0 का 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, 100 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 180 में 2 का भाग लगाएंगे 90, 3 का 240 में 3 का भाग लगाएंगे 80, 340 में 4 का 85 और 460 में 5 का 92 और 600 में 6 का भाग लगाते हैं तो 100 आते हैं। उसी प्रकार अब हम इसको रेखा चित्र के आधार पर दर्शाते हैं कि इसकी किस प्रकार की आकृति होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी कितनी दे रखी है 6 तक दे रखी है, तो OX पर हमेशा उत्पादित इकाइयां होती हैं तो वहाँ 1 का पैमाना ले लिया। नेक्स्ट एवीसी दे रखा 100 तक तो 10 का पैमाना मान लेते हैं यहाँ पर। अब 10 का जब पैमाना माना जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ फर्स्ट जो दे रखा है 1 पर कितना दे रखा है 1 पर 100, तो 1 पर 100, 2 पर कितना दे रखा है 90, तो 2 पर 90, 3 पर कितना दे रखा है 3 पर 80 दे रखा है तो 3 पर 80, 4 पर 85 यानी थोड़ा बड़ा है तो ये 4 पर 85, फिर 5 पर कितना दे रखा है 92, 5 पर आ गया आपका 92 और 6 पर कितना आया वापस 100 और ये 6 पर 100। तो इस प्रकार से आपको ये आपका क्या बन जाएगा एवीसी, यानी पहले गिरेगा पुनः वही स्थिति ले लेगा। तो इस प्रकार औसत परिवर्तनशील लागतों को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार आपकी ये जो औसत लागतें हैं, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, इस प्रकार हम लोग आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब जिनको मेरा ये चैनल मेरा ये वीडियो पसंद आया है वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी कमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें।